हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी भी अच्छी होगी क्योंकि दोस्तों 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, यानी कि लसा और मसा के प्रश्नों को देखेंगे, जिसके हम लोग प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कैसे करें ये सीखेंगे, ठीक है। और प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पार्टनरशिप और सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम लोग केवल और केवल ट्रिक को बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग प्रश्नों को बिना पेन पेपर के सहायता से सॉल्व बिल्कुल मौखिक रूप से करना सीखते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हम लोग बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते थे। और ऐसे प्रश्न और भी आगे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चूँकि आपका एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट है, तो आपके प्रश्न ऐसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सीरीज़ को भी जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए, समय कम होने के कारण हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को देखते हैं और कैसे प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है। बोला कि संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1064, 764, 864 और 964। और ये देख सकते हैं कि ये ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो रेलवे के हम लोग अलग अलग परीक्षाओं में हुए प्रश्नों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी का है तो हम लोग केवल एनटीपीसी के ही प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग इसमें ग्रुप डी, जेई, एलपी, टेक्नीशियन सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एनटीपीसी के प्रश्न होंगे। तो चलिए, यहाँ पे बोला कि 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालें। एक तो आपके पास बेसिक तरीका होगा कि आप इसका पूरा का एलसीएम निकाल लें, ठीक है। और इसमें हम लोग चूँकि स्मार्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे कि जिसे हम लोग ट्रिक कहते हैं, कि हम लोग प्रश्नों को कैसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 36 है, ठीक है। 36 को हम लोग 12 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। इसी तरह से आगे यहाँ पे 54 है, तो इसे हम लोग 18 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 72 है, तो इसे हम लोग 24 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 36 को हम लोग 32 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारे में 3 3 आ रहा है, ठीक है। किसी एक से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जानने के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं सारे में 3 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 3 से कटने वाला ही नंबर होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने का आपको विभाजिता का नियम पता होगा कि सारी संख्याओं को जोड़ करके 3 से भाग देने पर यदि वह संख्या कट जाती है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कि 6, 4, 10 और 1, 11 ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखें तो 7, 6, 13 और 4, 17 ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो 8 और 6, 14 और 4, 18 ये कट सकता है, यानी कटेगा। इस डी में है कि 9, 6, 15 और 4, 19 ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी 864, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि प्रश्न को हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। इसमें हम लोग को ना तो पेन और ना ही पेपर का जरूरत पड़ा, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों को इसमें सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही एग्जाम में करना भी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि 4, 6 और x का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या बोला है कि 4, 6 और x कोई संख्या है कि 4, 6 और x एक संख्या है, ठीक है, जिसका लघुत्तम समापवर्ती इसमें से नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना है 4, 6, ठीक है। तो पहले तो 6 तक 24 आएगा ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे x है, तो अब यहाँ पे कोई नंबर है तो इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम तो एलसीएम आएगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 6 तक 24 से जो संख्या बड़ा है 24 या फिर उससे बड़ा संख्या आएगा, उससे छोटा संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे 24 से छोटा ही संख्या एक बजाता है 18, जो कि ये 18 ऑप्शन भी ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम ये नहीं हो सकता है। और देख सकते हैं कि ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नों को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही सीख रहे हैं। और 2 प्रश्न में आपको पता चल गया होगा कि हम लोग प्रश्नों को कैसे सीखते जा रहे हैं। अभी आपके पास बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, तो आप पहले प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे सीखेंगे। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न इसमें क्या बोला है कि अंडर रूट 169, यहाँ पे अंडर क्यूब 27, अंडर क्यूब 64 और अंडर रूट कितना है 144 का लसा क्या होगा। अब देखिए अब कई और ये देख सकते हैं कि एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसका एलसीएम कैसे निकालें। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर रूट 169 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर क्यूब 27 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 27। इसी तरह 64 का है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 144 है तो ये 12 हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या कितना बच गया 13, 3, 4 और 12, ठीक है।
इसका हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। फिर से हमारे पास वैसा ही आ गया कि चाहे तो एक बार इसे पूरा का LCM निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो संख्या 3 से कटेगा, ठीक है, यानी कि इसमें जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो नंबर 3 से कटना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 3 ही हमारा ईजी लगता है, इसलिए हम लोग 3 को देखते हैं। यहाँ पे अगर 12 को तोड़े तो ये भी 3 गुना 4 में टूट जाएगा, यानी कि 3 से यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 3 से देख लेते हैं कि 3 से कौन सा नंबर कटता है। तो यहाँ पे आ रहा है 1 और 5 6 और 6 12, एक ये हो सकता है। आगे देखते हैं 3 और 1 4 और 2 6, ये भी हो सकता है, ठीक है, चूँकि 3 से ये भी कट रहा है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो ये है 1 और 8 9 और 2 11, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में है 6 4 10 और 8 18, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बन जाता है कि हमारे पास चूँकि 3 ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो इसका LHS क्या होगा, तो LHS आप लोगों को पता होगा कि LCM, ठीक है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन सारे में से जैसे कि 156 है, 312 468 कर तो सारा रहा है, लेकिन हमको लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो छोटा संख्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 156, यही सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला है कि 2 सहमूल संख्याओं का x और y का लघुत्तम समापवर्त क्या है, और ये ग्रुप डी का प्रश्न, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी है। अब सह 2 यानी कि सह अभाज्य संख्या आप समझते होंगे कि जो संख्या 1 के अलावा किसी और से नहीं करता है, ठीक है, केवल जब भी कटेगा तो 1 और स्वयं से ही कटेगा। तो ऐसे संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हमेशा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 6 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये दोनों जब भी कटेगा तो या तो 1 से ही कटेगा या फिर स्वयं से दोनों कटेगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2 और 3 है, तो इनका LCM क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल, इधर भी एक गुणनफल, ठीक है, यानी कि x y यानी x गुना y, x गुना y बटा में 2 1 और x बटा y। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ऑप्शन ए x y, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि 36 और k का लसा का LCM 72 है, k का संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 और k का LCM जो है 72 है। तो देखिए k का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। अब चूँकि LCM आएगा तो दोनों संख्याओं से कटेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 यहाँ से ये गुना 2 है, 2 से कट जाएगा, यहाँ 36 गुना 72। आगे देखें तो यहाँ पे केवल 24 ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन में 8 24 72 है, यहाँ पे 24 72 है और केवल 8 है। ये देख सकते हैं कि RRB JEE का प्रश्न है, ठीक है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ अगर k का वैल्यू में 8 रखते हैं तो 8 से भी ये 72 कट जा रहा है, 24 रख रहे हैं उससे भी ये 72 कट जा रहा है, 72 रख रहे हैं इससे भी कट जा रहा है, ठीक है। यानी कि k का वैल्यू जो 8 24 और 72 कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 24 72, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है कि आप सभी को भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि छोटी से छोटी संख्या, चूँकि छोटी से छोटी संख्या यानी कि LCM, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम LCM पूछा है, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी से छोटी संख्या की जब भी बात आएगा तो वहाँ पे आपको समझ आने कि इसमें LCM ही पूछा है, ये NTPC का प्रश्न है, ठीक है। तो 8 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे, लेकिन उसे 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो नंबर उसका शेषफल जो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चाहिए दोस्तों, इसमें बोला है कि 8 12 और 16 से जब इसे विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, ठीक है। तो यदि शेषफल 3 बच रहा है यानी कि 3 माइनस करते तो संख्या जो 8 12 और 16 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 266 में 3 माइनस कर देंगे तो ये 263 हो जाएगा। 149 में 3 माइनस कर देंगे तो ये 146 हो जाएगा। 147 में 3 माइनस कर देंगे तो ये 144 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 248 में 3 माइनस कर देंगे तो ये 245 हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें देखना कि कौन सा ऐसा संख्या जो कि 8 12 और 16 से पूरा कट रहा है। तो देख सकते हैं कि 12 से कौन सा संख्या कट रहा है, हमारा इजी यही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि 12 का स्क्वायर 144 है, यानी कि यही संख्या ऑप्शन बी ही जो है कि 12 से पूरा कट जा रहा है। कब, तो 3 माइनस करने पर, चूँकि 3 शेष बच रहा है। और इसमें क्या बोला है कि इसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचेगा। तो 147 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 21 7 47, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये 147। अब आपको 144 देख करके घबराना नहीं है, ठीक है, ये कैसे वो आपको सारा कुछ बता दिया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या बोला कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। और देख सकते हैं कि RRB ALP और टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि वह न्यूनतम संख्या, फिर से हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे न्यूनतम है, कम से कम पूछे तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, LCM, यानी कि LCM समझना है आपको, ठीक है। तो क्या बोला कि 15 और 20 से विभाजित करने पर
प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसे 15 से काटते हैं तो 15 चौके 60, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 15 चौके 60, इसमें 5 बचेगा, ये भी नहीं होगा। इसे करेंगे तो 15 चौके 60, इसमें 9 बच रहा है, एक ये हो सकता है। आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो 15 दूना 30, देखिए ये भी हो सकता है, ठीक है। 20 से काटेंगे तो ये भी, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा है कि न्यूनतम संख्या, तो 69 छोटा है कि 309, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन सी यानी कि 69 छोटा है और हमसे छोटा संख्या ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 69। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह प्रश्न देखने में ये ऑप्शन वाला, इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। और ये एनटीपीसी के स्टेज 2 यानी सीबीटी 2 का प्रश्न है। इसमें क्या बोला कि दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ हमेशा 1 होता है जब, यानी कि कौन से दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है तब, बी में है दोनों संख्याएं सम संख्याएं होती है, दोनों संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, या फिर एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या सम होती है। तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याओं का जो हमेशा एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। और जो कि ऑप्शन ए में, यानी कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम 5600 है, तो उनका महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 संख्याएं, ठीक है, 4, 5 और 7। तो 4, 5, 7 और उनका लघुत्तम समापवर्त बोला, ठीक है। तो अब संख्याएं नहीं पता, अनुपात दिया गया, तो हम लोग संख्याओं को एक्स से सारे को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4x से हो जाएगा, 4x या यहाँ 5x और 7x। तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 35 चौके 140, यानी कि 140x के बराबर कितना है? 5600 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे 14 चौके 56, यानी कि x के बराबर कितना आ गया? x बराबर 40 आ गया। अब आगे हम लोग डायरेक्ट संख्या निकालते हैं। तो 40 चौके 100, ये पहला संख्या 160 हो जाएगा, दूसरा संख्या 200 और तीसरा संख्या 280 हो जाएगा। तब उनका महत्तम समापवर्तक पूछा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि पहला संख्या 160 है, दूसरा संख्या हो जाएगा 40 5 200 और तीसरा संख्या कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 यानी कि 280। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट यानी कि बड़ा से बड़ा संख्या जिससे ये सारे नंबर कट जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 160 किससे कट रहा है? तो यहाँ पे 40 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, ठीक है, लेकिन 30 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 200। तो 200 यहाँ 40 से सारे से कट जाएगा, 280 भी सारे से कट जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि इसका एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, तो इन सारे में से बड़ा कौन बचा? 40, 10 और 20 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 40, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि ऑप्शन में आपका एक ही बार में आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 3 ऑप्शन मैच कर रहा था, लेकिन हमसे जो पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ एक ही कोई होगा। और कैसे निकालना है आप सभी को सीख गए होंगे, और कैसे निकालना है ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू लगाएंगे तो ऑप्शन ए 40 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है कि n और n+1 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, और ये एनटीपीसी का पूछा गया ही प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग को यदि नहीं पता चल पा रहा है कि हम लोग इसको कैसे निकालें हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कि n एक प्राकृतिक संख्या, तो n को हम कुछ भी मान लेते हैं कि n 1 है, तो बड़ा वाला संख्या कितना आ जाएगा? n यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। 1 और 2 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि n को हम लोग 3 मान लिए, ठीक है। उसके बाद n+1, तो n+1 यानी कि 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4। तो 3 और 4 का भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो ही 1 आएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी लगातार दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा 1। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के 10 अच्छे प्रश्नों को देखे, जो कि सारे रेलवे के एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। और इन प्रश्नों को हम लोग बिना पेन और पेपर की सहायता से कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये भी आप लोग सीख गए होंगे। और यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आपको उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और ऐसे ही ट्रिक के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।